हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स का अगर हिंदी देखें तो फंडामेंटल राइट्स का हिंदी होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं, इस बात को समझना होगा हमको इस चैप्टर में। और क्या समझना होगा कि क्या फंडामेंटल ही राइट्स ऐसा राइट्स है, क्या फंडामेंटल राइट्स ही ऐसा राइट्स है जो सिर्फ वही हमें अधिकार देता है, या कुछ और भी अन्य अधिकार हैं जो हमें संविधान से मिलते हैं, या कोई और भी सोर्सेज है जहां से हमको अधिकार मिलता है। तो पहले जानते हैं फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट आया ये आया यूएसए से आया। फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट जो आता है वो यूएसए से आता है। यूएसए से भी कहां से आता है ये सवाल पूछता है, तो यूएसए से बिल ऑफ राइट से आता है। बिल ऑफ राइट से आता है। बिल ऑफ राइट से ये पता चलता है कि ये कंसेप्ट आया। फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट कहां से ओरिजिनेट होता है, यूएसए से ओरिजिनेट होता है। और यूएसए में कहां से आता है ये बिल ऑफ राइट से। बिल ऑफ राइट्स बेसिकली क्या है, 10 अमेंडमेंट्स फ्रॉम चैप्टर 1 to 9। पहली बार 1789 में यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनली आवाज उठाया गया फंडामेंटल राइट के लिए कि मौलिक अधिकार चाहिए। उसके बाद बिल के फॉर्म में ये 1791 में पेश किया गया, और उस बिल में 10 संशोधन किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, 10 संशोधन किए गए। उसी 10 संशोधनों को हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। और यही बिल ऑफ राइट्स जो कि एक सोर्स बना जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उन्होंने हमारे लिए जो कंसेप्ट लिया फंडामेंटल राइट्स का वो यूएसए से लिया। पर सवाल उठता है कि क्या यूएसए का फंडामेंटल राइट्स और इंडिया का जो फंडामेंटल राइट्स है क्या ये सेम है? हाँ, इस चीज पे हम बात करेंगे आगे जब हम फंडामेंटल राइट्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या सिर्फ यूएसए में ही फंडामेंटल राइट्स है, इंग्लैंड में फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का जन्म वहीं हुआ। हाँ, फंडामेंटल राइट्स का जन्म जो होता है वो आपका यूएसए में हुआ है। नहीं, इंग्लैंड में। अब देखिए यहाँ पे ये तो बेसिक कंसेप्ट पता चलता है कि फंडामेंटल राइट्स भारत में कहाँ से लिया गया है, तो वो यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो हमको जानना है वो ये जानना है कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है हमारे संविधान में। तो वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मेंशन्ड है फंडामेंटल राइट, और ये संविधान का पार्ट 3 है। संविधान का ये पार्ट 3 है। हमारे संविधान को कई टुकड़ों में बांटा गया है, जैसे कि पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स, ठीक है। तो उनमें से ये पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35। एक एक आर्टिकल को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम उन पे आएंगे। बट उससे पहले हमको समझना होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है इंडिया का, उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह का फंडामेंटल राइट्स है, तो उस नेचर को समझने के लिए देखते हैं। ये फर्स्ट टाइम द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट लिफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली इन 1789, मतलब संवैधानिक तौर पे यूएसए में 1789 में पहली बार फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हुआ। और 1791 में 10 अमेंडमेंट्स हुए जिन्हें हम बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। और वही फंडामेंटल राइट्स का एक कंसेप्ट जो कहते हैं ओरिजिनेट होना, वो बिल ऑफ राइट्स से होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है यूएसए का, उसका कंसेप्ट कहाँ से आता है, तो उसका कंसेप्ट बिल ऑफ राइट्स से आता है। और उस बिल ऑफ राइट्स में कितने अमेंडमेंट्स हुए थे, उसमें 10 अमेंडमेंट हुए थे। ये दो सवाल जो बेसिकली पूछता है। और एक और सवाल कि जो भारत में जो कंसेप्ट आया है फंडामेंटल राइट का, वो किस कंट्री से आया है, तो वो यूएसए से लिया गया है। तो ये 3-4 सवाल एमसीक्यू जो ज्यादातर स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक ब्रॉड एस्पेक्टिव देखते हैं कि राइट्स क्या होते हैं हमारे भारत में राइट्स क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं।
अगर हम बात करें अधिकारों की तो मुख्य में लीगल राइट्स हमारा सबसे ब्रॉड एस्पेक्टिव हो जाता है। तो लीगल राइट्स को क्या सकते हैं? कानूनी अधिकार। लीगल राइट्स को क्या कह सकते हैं? कानूनी अधिकार कह सकते हैं। अब ये जो लीगल राइट्स होता है इसे हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और एक हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो वर्ड से समझ में आ रहा है संवैधानिक अधिकार, वैसे अधिकार जो हमारे संविधान हमें देते हैं, वैसे अधिकार जो हमें संविधान देते हैं, गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन हो गए? गैर संवैधानिक अधिकार, जो हमारा संविधान तो नहीं देता है उन अधिकारों को, लेकिन वो अधिकार कैसे मिल रहे हैं हमें? तो वो पार्लियामेंट अगर कोई लॉ पास करती है या कोई ऑर्डिनेंस पास होता है या कोई बायलॉज पास होता है तो उनसे जो अधिकार हमें मिलते हैं वो किस में आता है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आता है। इस पर हम और चर्चा करेंगे, पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अब संविधान में बहुत सारे अधिकार मेंशन्ड है तो उसको भी हमने दो पार्ट में बांटा। एक पार्ट हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स और एक हो गया हमारा कुछ और संवैधानिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा है। तो फंडामेंटल राइट्स तो हम पढ़ेंगे जो आर्टिकल 12 से 35 है, वो मेरा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। बट उसके अलावा भी हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि और भी क्या अधिकार है जो हमें प्राप्त है, क्योंकि अधिकांश समय होता क्या है कि सिर्फ हम अधिकारों के बारे जब सुनते हैं तो लगता है कि अधिकार का मतलब सिर्फ फंडामेंटल राइट, और हम ये सारी चीजों को भूल जाते हैं। और जब क्वेश्चन इधर से आता है तो हमारा गलती होने का चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब है कि ये पार्ट 3 में नहीं होंगे। ये पार्ट 3 मतलब जो फंडामेंटल राइट है ये इसमें नहीं होंगे, ये पार्ट 3 के अलावा किसी भी और पार्ट में होंगे संविधान के। जैसे कि राइट नॉट टू बी टैक्स्ड विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति या कोई भी भारत में कोई भी इंसान आपसे टैक्स नहीं ले सकता है जब तक उसके पीछे कोई कानून नहीं है, जब तक उसके पीछे कोई कानून नहीं है, कोई अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड नहीं है। जैसे कि टैक्स देने के लिए हमारे यहाँ इनकम टैक्स बैठी हुई है, कोई अपने मन से कोई टैक्स नहीं होता, एक पर्टिकुलर टैक्स स्लैब है, सरकार की एक नियमावली आती है कि इस पर्टिकुलर स्लैब के लोग को इतना % टैक्स देना है, तो वो उस हिसाब से टैक्स देते हैं। तो यानी कि वो भी तो एक अधिकार हुआ ना कि हर इंसान, कोई अमीर है तो वो ज्यादा टैक्स भरता है, जो गरीब है वो उसके हिसाब से टैक्स भरता है। तो आखिरकार ये अधिकार कौन दे रहा है? तो ये अधिकार ये आर्टिकल 265 देता है, आर्टिकल 265 देता है। तो कभी कभी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि आर्टिकल 265 किस चीज को डील करता है, किस चीज को बताता है। तो आर्टिकल 265 बताता है कि राइट नॉट टू बी टैक्स्ड विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई बिना विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ आपसे कोई कर वसूल नहीं कर सकता है। जैसे कि अगला जो है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था, पहले ये किसका पार्ट था? फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था। हम जब बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की तो बात करेंगे वहां पे डिटेल में कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों हटाया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के पीछे क्या क्या मुख्य पॉइंट्स थे वो हम वहां डिटेल में बताएंगे। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 300A में आती है, आर्टिकल 300A में आता है। और ये राइट टू प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहली बात कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि राइट टू प्रॉपर्टी किस टाइप का अधिकार है। तो ऑप्शन में आपको दे देगा फंडामेंटल राइट है, दूसरा दे देगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तीसरा दे देगा आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और चौथा कुछ भी ऑप्शन बना देगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा। क्या आंसर होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और अगर मान लीजिए ऑप्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर लीगल राइट होगा, लीगल राइट्स होगा। तो ये बातों को ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऑप्शंस कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए देते तो समझिए लीगल राइट्स एक बहुत बड़ा डोमेन है और उसके सब पार्ट हैं। उसमें एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और एक पार्ट है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी दो पार्ट हो गया, एक फंडामेंटल राइट और एक अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये दो हमने देखे। तीसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम आजादी के साथ अपने ट्रेड और कॉमर्स को फ्लरिश कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। और ये आर्टिकल कौन मेंशन करता है? आर्टिकल 301। ये भी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं। तो अभी आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आखिरकार ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं
तो फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में अंतर क्या है, सवाल आना चाहिए, क्योंकि दोनों जब संवैधानिक अधिकार है तो आखिरकार हम फंडामेंटल राइट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे देते हैं और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं देते हैं, तो ये मैं बताऊंगा कुछ मिनटों के बाद। ये पहले जानते हैं यूनिवर्सल सफरेज और एडल्ट सफरेज, ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है। यूनिवर्सल सफरेज का अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर हम बात करें जब इलेक्शन होती है और किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में आपका नाम है, तो कोई भी इंसान, कोई भी वहां की लोकल सरकार या कोई भी व्यक्ति आपको सिर्फ आपके कास्ट, रेस, रिलीजन और सेक्स, ये 4 पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएट करके, मतलब उस, मान लीजिए कि आपका कास्ट निम्न कास्ट का है तो वो कहेगा कि तुम्हारा नाम इलेक्टोरल रोल्स में नहीं होगा। तुम्हारा अगर रेस अलग है, तुम छोटी भिन्न जाति, काले हो या अलग तरीके के हो तो तुमको नहीं करेंगे, या तुम्हारा रिलीजन अलग है तो तुम्हारा नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं होगा। तुम अगर मेल फीमेल के अलावा किसी अन्य कैटेगरी के हो तब तुम्हारा नाम अगर नहीं डालेंगे, तो ये सारा गैर कानूनी है। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको इस 4 रीजंस के कारण अगर आपको इलेक्टोरल रोल में आपका नाम मेंशन नहीं होने दे रहा है, तो इसका मतलब वो आपका कानून, आपके अधिकारों का हनन है, वो आपके अधिकारों का क्या है, हनन है। ये बात समझ में आती है। और राइट टू एडल्ट सफरेज क्या होता है? राइट टू एडल्ट सफरेज होता है कि जब आप 18 वर्ष से, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट कर सकता है। तो कंफ्यूजन होता है एडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल सफरेज में। तो कभी कभी आर्टिकल दोनों क्योंकि एक दूसरे के बाद है तो क्वेश्चन में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। तो एडल्ट यूनिवर्सल सफरेज 325 एंड एडल्ट सफरेज 326। अब अगर इसको अगर याद करना हो, क्रोनोलॉजी में भी अगर समझने में दिक्कत है, तो पहले आपका नाम इलेक्टोरल रोल में होगा तब आप वोट दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, पहले यूनिवर्सल सफरेज आएगा, उसके बाद राइट टू एडल्ट सफरेज आएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे और ये कुछ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स हम डीप में बात करेंगे आगे। अगर हम बात करें कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो होते हैं जो संविधान जब बन रहा था तो उस वक्त वो संविधान में मेंशन नहीं थे। जब संविधान बन गया और उसके बाद जो धीरे धीरे जैसे परिवर्तन होते गया तो उसके अकॉर्डिंग जो कुछ कुछ लॉज लाए गए, वो लॉ जो आपको कुछ अधिकार देते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम हमारी इंडस्ट्री की हालात कुछ अलग थी और अभी का हालात अलग है। तो उसके लिए लेबर्स के लिए बहुत सारे राइट्स की मांगे हुई है, बहुत बार बीच में स्ट्राइक हुआ, तो हमारी गवर्नमेंट बीच बीच में लेबर्स के लॉ को मॉडिफाई करते रही। तो इसीलिए उसके लिए आता है कंज्यूमर राइट। जैसे कि राइट टू वोट भी जो है, राइट टू वोट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि राइट टू वोट किस तरीके का, राइट टू वोट जो है वो किस तरीके का राइट है। तो राइट टू वोट एक तरह का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर एक तरह का लीगल राइट है। अब राइट टू वोट को हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों बोल रहे हैं? तो एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो उसके पीछे एक अधिनियम होगा, एक एक्ट होगा। अगर कह रहे हैं कि कंज्यूमर राइट है तो कंज्यूमर राइट कहीं से तो मिल रहा होगा ना, तो एक एक्ट होगा, एक कानून होगा जो ये अधिकार को दे रहा है। जैसे कि कंज्यूमर राइट है तो कंज्यूमर राइट एक्ट होता है। राइट टू वोट है तो राइट टू वोट जो मेंशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, पीपल्स एक्ट 1950 एंड 1951, ये दो एक्ट है जो 1950 और 1951 में बनाए गए। तो ये एक्ट ही इसको पावर दे रहा है, ये एक्ट ही इसको पावर दे रहा है। तो ये सारे अधिकार तभी तक पावर में होंगे जब तक उसके पीछे एक कानून है, जो एक अधिनियम है। अगर ये अधिनियम को सरकार खत्म कर देगी तो वो कानून भी खत्म हो जाएगा। लेकिन संविधान में जो कुछ कानून है वो ऐसे खत्म नहीं हो जाते, उनके पीछे प्रक्रिया कुछ अलग होती है। तो वो डिटेल में समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए, अगर सरकार उसको चाहती है कि उसको हटा दे तो वो किस तरीके से हटाएंगे, उस पर बहुत अच्छा डिबेट होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस को भी वहां पर स्टडी करेंगे। लेकिन अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो सरकार चाहेगी तो कि कोई अधिनियम है, कोई एक्ट है, तो उसको वो सिंपली हटा सकती है, सिंपल मेजॉरिटी से हटा सकती है। हम बात करेंगे कि कोई कानून पास होता है तो किस किस तरीके से पास होता है, उस पर भी एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे।
तो अगर इधर कोई राइट्स है तो उसके पीछे एक एक्ट होगा ही होगा। जैसे कि राइट टू फ्री लीगल एड है, तो राइट टू फ्री लीगल एड कहने का मतलब है कि कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ गरीब जनता होते हैं जो कानून के पचड़े में अगर फंस जाते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना केस लड़ पाए, तो उनके लिए सरकार बोलती है कि मुहैया कराती है उन्हें एक वकील, फ्री में एक वकील मुहैया कराती है। तो ये जो नियम आया, ये अब सरकार इसे बोल देगी तो वो कानून नहीं बन जाएगा। सरकार तो बहुत सारी बातें कह देती है, तो सब बातें तो कानून नहीं बन जाती। तो सरकार कुछ लॉ लाती है, कुछ अधिनियम लाती है, कुछ एक्ट्स लाती है, वही एक्ट्स इन्हें पावर देता है। तो याद रखिएगा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पावर कौन देता है? एक अधिनियम देगा, एक एक्ट देगा, जो लेजिस्लेचर पास करेगी। क्योंकि कानून हमारे यहाँ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। हमारे यहाँ जो पूरा पॉलिटी है, जो पूरा मतलब जो सिस्टम है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एक जो कानून बनाता है उसे लेजिस्लेचर कहते हैं, और एक होता है एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करता है, जो उसको पालन करता है, कार्यपालिका होगी। और जो जुडिशरी होती है वो न्यायपालिका। अगर कहीं कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है या कुछ मतभेद होता है तो उसको सॉल्व कौन करती है? हमारी जुडिशरी करती है। ये तो समझ में आ गया कि एक ब्रॉड एस्पेक्टिव था लीगल राइट्स का। तो सवाल अगर आएगा कि राइट टू वोट इज अ, ऑप्शन दे देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो फिर उसका आंसर क्या होगा? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर ऑप्शन में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है तो आंसर लीगल राइट होगा, लेकिन उसका आंसर कभी फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में ये पार्ट पे लेकर के आंसर में बहुत मतभेद रहा है, तो कहीं कहीं इन्होंने आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी दिया है। बट हमें ये जानना है कि मोस्ट करेक्ट और जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर लीगल राइट। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप लीगल राइट्स को मारेंगे आंसर। ठीक है, ये बात, क्योंकि यूपीएससी के एक बार में ये सवाल पूछा गया था कि राइट टू वोट किस तरीके का वो अधिकार है, तो यूपीएससी ने जो आंसर जारी किया था वो लीगल राइट को किया था। तो यूपीएससी जो आंसर देती है अधिकतर स्टेट पीसीएस उसी को फॉलो करते हैं। अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये दोनों में अंतर क्या है। तो इसको अंतर को मैं अगर आपको समझाऊं तो इसमें अंतर ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका हनन होता है, अगर कोई आपसे फंडामेंटल राइट छीनता है, तो फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट हुआ तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, रिट पिटीशन डालेंगे और बोलेंगे कि देखिए हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है, ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट आपके केस को लेगी और उस पर फिर कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर हम बात करें अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप कहाँ जा सकते हैं? या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जाएंगे जो आपके जिले में होता है, या फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। तो इस बात को मैं लिख देता हूं। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मैंने बताया अभी कि अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है किसी भी, तो जो पीड़ित है वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल का यूज करके? आर्टिकल 32 का। अब देखिए, ये मतलब नहीं है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो किसमें होता है? जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो। दूसरा केस है कि अगर जब आपका फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो अलग से जो संवैधानिक अधिकार और आपको मिले हैं, अगर वो वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पर्सन कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, बट वो एक लीगल, बट इट कैन फाइल एन ऑर्डिनरी लीगल सूट। कहां पे फाइल करेगा? हाई कोर्ट में या फिर कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट। जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है, तो समझिए इस डायग्राम से आपको ज्यादा सब समझ में आएगा कि हमारा जुडिशरी को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। तो जो एपेक्स पोर्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑक्यूपाई करता है, जो टॉप पे होता है, और जो बीच में होता है वो हाई कोर्ट होता है, और जो नीचे सबसे होता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। ये जुडिशरी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे कि सबका फंक्शन क्या क्या है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे
आर्टिकल 12 के बारे में बात करेंगे और नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। तो नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट को समझाने के लिए सबसे पहले आर्टिकल 12 को समझाना बहुत जरूरी है, उसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम जानेंगे नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या है। तो बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के नेचर को जानने के लिए। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा जो फंडामेंटल राइट्स में जो एक वर्ड जो बहुत बार यूज किया गया है वो है स्टेट। वो वर्ड है स्टेट। अब ये स्टेट वर्ड क्या है? क्या ये वो राज्य है जो हमारी राज्य है, जैसे कि झारखंड एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, तो क्या सिर्फ बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, क्या इसी राज्य के बारे ये स्टेट बता रहा है? ये स्टेट का कुछ और भी बहुत बड़ा, बहुत डायमेंशन इसका बहुत बड़ा है। तो ये स्टेट सिर्फ वो स्टेट्स नहीं है जो हम जानते हैं, मुख्यतः जो हम समाचार और ये सब में जानते हैं। ये स्टेट क्या है ये आर्टिकल 12 मेंशन करता है। स्टेट के बारे कभी कभी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टेट पीसीएस में कि जो स्टेट वर्ड है ये कौन सा आर्टिकल इसको मेंशन करता है? तो आर्टिकल 12 स्टेट को मेंशन करता है। तो आर्टिकल 12 कहता क्या है? तो आर्टिकल 12 का वर्ड अगर आप देखिएगा तो उस वर्ड में ये कहता है कि ये आर्टिकल 12 उन सभी को इंक्लूड करता है जैसे कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सरकार और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहने का मतलब क्या हो गया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 3 पार्ट आ जाते हैं। क्या क्या? लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आ जाता है। राज्यसभा और प्रेसिडेंट आ गया, यानी कि ये 3 चीज स्टेट का पार्ट करते हैं। यानी कि अगर प्रेसिडेंट कोई एक्शन लेता है तो वो भी उसे हम स्टेट कह सकते हैं। अगर गवर्नमेंट लेती है कोई एक्शन तो वो भी स्टेट का पार्ट है। अगर राज्यसभा इटसेल्फ अगर लेती है तो वो भी स्टेट का पार्ट है। तो मतलब स्टेट सिर्फ अब एक स्टेट एक छोटा वर्ड नहीं रहा, उसके बहुत सारे डायमेंशंस हो गए। तो पहला डायमेंशन क्या हो गया? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। राज्य में जो सरकारें हैं और जो लेजिस्लेचर है उनका, वो भी किसका पार्ट होगा? ये स्टेट को कंस्टिट्यूट करेगा। और तीसरा क्या है? ऑल लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लोकल अथॉरिटीज कहने का मतलब हो गया ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, म्युनिसिपैलिटीज, ये सारे लोकल अथॉरिटीज हैं। ये भी किसके पार्ट है? स्टेट के पार्ट है। मतलब स्टेट का पार्ट अगर आप आगे इसको और रिलेट कर पाइएगा जब देखेंगे कि स्टेट आपके कोई भी अधिकारों को छीन नहीं सकता है। ये वर्ड यूज होता है कि स्टेट आपके किसी भी अधिकारों को छीन नहीं सकता है। तो फिर वहां आपको समझने में दिक्कत हुई कि स्टेट कौन है जो मेरे अधिकारों को छीन नहीं सकता है? तो स्टेट क्या है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो आपके अधिकारों को छीन नहीं सकता है। ये है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो आपके अधिकारों को छीन नहीं सकता है। ये वो सारे लोकल अथॉरिटीज है जो भारत के टेरिटरी में आते हैं। अब भारत का टेरिटरी कहां से कहां तक है ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो एक तो जो मैप आप देखते हैं, जो भारत का मैप बनता है, वो तो टेरिटरी आपको समझ में आता है कि लैंड का टेरिटरी यहां से यहां तक है। अब ओशियन में भी तो कुछ परसेंट पार्ट होता है। तो ओशियन से, ओशियन मतलब समझिए, इस बात को समझिए कि ये लैंड है आपका और यहाँ पे ये लैंड खत्म होता है और यहाँ से ओशियन चालू हो जाता है। तो यहाँ से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक सरकार का कंट्रोल होता है, उस देश का कंट्रोल होता है, तो वो भी आपका टेरिटरी है। तो कभी कभी सवाल होता है कि डायरेक्ट सवाल बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है कि जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है मतलब किसी भी देश का अगर हम बात करें टेरिटरी ओशियन में कहां तक फैला हुआ है तो वो 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। 12 नॉटिकल माइल्स तक, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। तो अगर टेरिटरी पूछता है तो इसका मतलब सिर्फ लैंड की टेरिटरी नहीं है, जो जहां तक जमीन है हमारा लैंड है सिर्फ वहीं तक हमारा टेरिटरी नहीं है। हमारा टेरिटरी कहां तक है? ओशियन में 12 नॉटिकल माइल्स तक है। और भी इसमें बात करते हैं, ओशियन में और भी डिटेल में आता है, जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स देखेंगे तो वहां पे आएगा कि इसके आगे कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो हम इकोनॉमिक्स के अगर मौका मिला तो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे। पर स्टेट का मतलब ये होता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्फ्लुएंस में है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब बात ये थी कि ये सारे पॉइंट्स
आपके डायरेक्टली लिखे हुए थे आर्टिकल में। अब आर्टिकल में बस इतने पॉइंट्स लिखे हुए थे तो बहुत सारे सवाल आगे जाके खड़े होने लगे कि और भी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी, या सरकार कभी कभी क्या करती थी कि सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को ही मोनोपोली दे देती थी कि तुम ही ट्रेड करो, ये करो। तो मोनोपोली जो कंपनी हो जाती थी, जिस कंपनी का मोनोपोली हो जाता था उसका एक कंट्रोल हो जाता था, तो उसके कंट्रोल से कभी कभी क्या होता था, आपके फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी कंपनी को बोले, सरकार ने कहा कि तुम जाओ यहाँ पे अपना कुछ प्लांट वगैरह लगाओ, तो उसने प्लांट वगैरह लगाने के लिए क्या किया, वो प्लांट लगाने के लिए हमारे यहाँ आई और वहां के लोगों को किसी भी तरह प्रताड़ित कर रही है, वहां के लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रही है। तो अब बात है कि स्टेट वर्ड यूज किया गया है कि स्टेट के नॉट, जो स्टेट है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकता है। तो अब बात है कि ये तो प्राइवेट बॉडी है, अब इसको स्टेट कैसे कह दे, तो फिर जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, जो पीड़ित है, वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है या हाई कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा ना कि बोला कि ये तो स्टेट नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बहुत सारे केसेस है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नेम केस है वो नहीं है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया केसेस से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो स्टेट है वो सिर्फ जो आर्टिकल 12 में मेंशन है वही सिर्फ स्टेट का पार्ट नहीं होंगे। स्टेट का पार्ट कौन होगा, कुछ भी हो सकता है स्टेट का पार्ट, एक छोटा एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक आम नागरिक भी हो सकता है स्टेट का पार्ट, अगर वो सरकार के किसी भी तरह से सरकार का हिस्सा है, चाहे फाइनेंशियली चाहे एडमिनिस्ट्रेटिवली, किसी भी तरह अगर वो सरकार का हिस्सा है तो वो स्टेट होगा। जैसे कि एलआईसी का अगर बात करें तो एलआईसी में कुछ परसेंट स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है, तो सरकार का अधिकार कुछ परसेंट पार्ट पे भी है, तो सरकार का कंट्रोल है उस पर, तो एलआईसी भी क्या हो गई, स्टेट हो गई। इसका मतलब एलआईसी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता है, और अगर वो करता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल का यूज करके, आर्टिकल 32 का यूज करके जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बहुत कॉमन सवाल और बहुत बार कंट्रोवर्शियल सवाल है जो न्यूज़ में काफी आता है कि बीसीसीआई जो है बीसीसीआई क्या एक स्टेट है? डज बीसीसीआई इज अ स्टेट? बीसीसीआई आप लोगों को मालूम होगा, सब क्रिकेट प्रेमी होंगे तो बीसीसीआई के बारे में जानते ही होंगे। तो बीसीसीआई एक स्टेट नहीं है, बीसीसीआई एक स्टेट नहीं है। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि बीसीसीआई स्टेट है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि अमित शाह का बेटा उसका चेयरमैन है तो भाई वो तो सरकारी आदमी होगा। नहीं, बीसीसीआई एक स्टेट नहीं है, बीसीसीआई में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। बीसीसीआई है क्या फिर? तो बीसीसीआई एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है। रजिस्टर्ड सोसाइटी कहने का मतलब हुआ कि कुछ लोग का समूह है वो जो कि रजिस्टर्ड है, और वो लोगों का समूह ही फाइनेंस भी देता है उन्हें, और वही लोग इसे संचालित भी करते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, ना ही गवर्नमेंट इसके चेयरमैन को इलेक्ट करती है, ना ही गवर्नमेंट इसे फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट का जब कोई रोल है ही नहीं तो आप इसे स्टेट कैसे कह सकते हैं? तो बीसीसीआई एक स्टेट नहीं है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होगा, बीसीसीआई को क्या दर्जा मिलता है, स्टेट का मिलता है या नहीं मिलता है। तो स्टेट का मतलब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट जो वर्ड है उस पे क्या इंटरप्रिटेशन किया है, उसको क्या इंटरप्रेट किया है। तो बताया है कि जो स्टेट टर्म है हैज बीन वाइडली इंटरप्रेटेड, मतलब इसका जो एक्सटेंट है वो बहुत नैरो नहीं है, बहुत वाइड है। मतलब स्टेट, अब पहले जो 4-5 प्रोविजन हमने देखा सिर्फ वो 4-5 नहीं है, उसके अलावा भी इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। तो क्या है? तो नॉट ओनली द अबव प्रोविजंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट, बट एनी प्राइवेट एजेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट विल बी द पार्ट ऑफ स्टेट। तो अब क्या हो गया कि कोई भी प्राइवेट एजेंसी या कोई भी इंडिविजुअल अगर गवर्नमेंट का पार्ट है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, चाहे वो डिसीजन में हो चाहे किसी भी तरीके से हो, वो किसको कंस्टिट्यूट करेगा? स्टेट को कंस्टिट्यूट करेगा, अदरवाइज वो स्टेट को कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
सेकंड अगर हम नेचर का बात करें तो पहला बात हो गया स्टेट की बात हो गई। दूसरी बात करें अगर दूसरे नेचर की बात करें फंडामेंटल राइट का, जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है उसका नेचर कैसा है, तो उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो इसको हाँ, ये दूसरा नेचर की बात कर रहे हैं। अब हम दूसरे नेचर पे आएंगे। पहला नेचर हमने स्टेट के बारे में समझा, दूसरा नेचर जो है फंडामेंटल राइट का वो कैसा है कि फंडामेंटल राइट जो है, क्या ये फंडामेंटल राइट सिर्फ हमारे नागरिकों के लिए, जो हमारे देश के नागरिकों के लिए, सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है, या जो बाहर से कुछ नागरिक हमारे यहाँ आएंगे या फॉरेनर्स आएंगे उनके लिए भी अवेलेबल है? तो ये जो सवाल आता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स के लिए भी है, देश के नागरिक, और नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। तो क्या सारे फंडामेंटल राइट्स दोनों के लिए हैं? नहीं, सिटीजन्स के लिए सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ऑल फंडामेंटल राइट्स, यानी कि नॉन सिटीजन्स के लिए कुछ कुछ होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स। स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं नॉन सिटीजन्स को, यानी कि नॉन सिटीजन जो होंगे हमारे देश के वो कुछ पार्ट ही फंडामेंटल राइट्स का एंजॉय कर पाएंगे, सारा पार्ट फंडामेंटल राइट्स का एंजॉय, सॉरी सारा आर्टिकल जो मेंशन्ड है फंडामेंटल राइट्स में उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं, बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है कि कौन से ऐसे आर्टिकल है जो फॉरेनर्स या नॉन सिटीजन्स यूज नहीं करते हैं। अगर हम वो जानेंगे तो बाकी हम खुद ब खुद लिख देंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट समझ के आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि द फंडामेंटल राइट्स which are not given to non-citizens are Article 15, 16, 19, 29 and 30, यानी कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30 ये सारे के सारे आर्टिकल नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है। यानी कि इसके अलावा कोई भी अगर आर्टिकल आता है तो वो नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल है। जैसे कि क्वेश्चन अगर आता है कि which of the following article is not enjoyed by non-citizens। तो पहला अगर हम इसमें ऑप्शन की अगर हम बात करें, इसमें अगर हम ऑप्शन दें आपको, राइट टू अनटचेबिलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to education and right to constitutional remedies। तो देखिए अभी हमने आर्टिकल का सिर्फ नंबर पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट आर्टिकल को मेंशन करके आएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि कौन कौन से आर्टिकल मेंशन नहीं है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस पे क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट एंजॉयड बाय द नॉन सिटीजन्स। पहला ऑप्शन है राइट टू अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 17 होता है। तो यानी कि आर्टिकल 17 जो है वो है, उनको हम उनके साथ अनटचेबल जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 है। तो ये आर्टिकल 19 है, तो ये इन्हें नहीं मिल सकता। सोचने वाली भी बात है कि अगर कोई नॉन सिटीजन बाहर से आके हमारे देश में कुछ भी बोलने लगेगा तो उससे तो हम आज़ादी नहीं दे देंगे। वो तो हमारे यहाँ देश में आके कुछ दंगा फसाद भी करा देगा, तो ये आज़ादी तो हम वैसे भी नहीं दे सकते। लॉजिकली भी अगर आप इस आंसर को सोचते हैं तो आपका करेक्ट होता है। राइट टू एजुकेशन, हाँ पढ़ने की आज़ादी हम दे सकते हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हाँ उनके साथ अगर कुछ उनका फंडामेंटल राइट हनन हुआ है तो वो भी कोर्ट जा सकते हैं। तो
तो ये ब्रॉड एस्पेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो ये आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लें। जो तीसरा नेचर जो अब हमारा आता है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, मतलब हम फंडामेंटल राइट्स जो है, जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं। मतलब अगर स्टेट हमारा हनन करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ स्टेट ने हमारा ये फंडामेंटल राइट्स को छीना है, तो आप उन पर कार्रवाई करिए। तो फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, मतलब किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। स्टेट एक बहुत बड़ा, गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ठीक है, सरकार हो गई, पार्लियामेंट हो गया, कुछ भी हो गया, मैंने बताया है आपको आर्टिकल 12 के बारे में। एक और चीज होता है कि क्या फंडामेंटल राइट हम किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं? किसी इंडिविजुअल के साथ, मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे सामने वाले व्यक्ति ने मेरे फंडामेंटल राइट का ब्रीच किया, तो क्या उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूं? तो हाँ, मैं उसके खिलाफ जा सकता हूं। आप लॉजिकली अगर सोच के चलिए कि छुआछूत जो होता है, अनटचेबल वाली जो कंसेप्ट आती है, वो अनटचेबल वाली कंसेप्ट कोई सरकार तो आपके साथ करेगी, कोई व्यक्ति आपके साथ करेगा, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ तो आप आवाज उठा सकते हैं ना। तो आप कॉमनली दिमाग से भी अगर सोचेंगे, लॉजिकल भी सोचेंगे, तो हाँ हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ भी फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल as per, means fundamental rights are also enforceable against the individual as per। तो यानी कि अब बात करते हैं कि क्या सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे आप ऑल लिख लीजिएगा, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल एज पर। तो क्या सारे फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के खिलाफ हम इन्फोर्स कर सकते हैं? तो नहीं, कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें ही हम इंडिविजुअल के खिलाफ इन्फोर्स कर सकते हैं, जैसे कि राइट टू अनटचेबिलिटी, राइट टू अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17, ये आर्टिकल ध्यान रखेंगे। दूसरा राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। तीसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और चौथा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24, और ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 की जगह आप डी लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यानी कि ये जो मुख्य आर्टिकल्स हैं ये हम किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, जैसे कि 19 के अंदर बहुत सारे पार्ट है। तो आर्टिकल 19 का ये जो वर्ड होती है, ये जो ब्रैकेट है, ये बताता है क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, और फिर उसका भी पार्ट है सब क्लॉज डी। मतलब आर्टिकल 19 के बहुत सारे पार्ट होंगे, आर्टिकल 19 का 1 पार्ट होगा, 2 पार्ट होगा, 3 पार्ट होगा, और उस 1 पार्ट का भी कौन सा पार्ट है? डीमा पार्ट है। तो आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 और 24 दोनों को कंस्टिट्यूट करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपसे कि कौन सा फंडामेंटल राइट को आप इंडिविजुअल के अगेंस्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं, तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 सब क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, एंड आर्टिकल 23 एंड 24। इसके अलावा जो आर्टिकल होंगे वो आपके नहीं होंगे, ठीक है? तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं, अगर फोर्थ नेचर की बात करें तो चौथा नेचर है कि फंडामेंटल राइट्स आर ड्यूटीज ऑन द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स आर ड्यूटीज ऑन द स्टेट, ड्यूटीज ऑन द स्टेट, ड्यूटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है
कि अगर हम सिंपल भाषा में अगर आपको समझाएं कि मेरा ये कोई काम, एक ड्यूटी अगर आप हमको देते हैं तो वो मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन है, वो मेरे लिए एक तरह का एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है कि मुझे करना है, मतलब उस ड्यूटी को मुझे परफॉर्म करना है, तो मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से मुझे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो स्टेट के पास भी क्या है, स्टेट के पास पावर है, बहुत सारा पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर होता है, लेकिन स्टेट को ये ड्यूटी मिला है कि फंडामेंटल राइट तुम्हारा ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट तुम्हें प्रोवाइड करना, उसको मेंटेन रखना तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर एक क्या है, ऑब्लिगेशन है, स्टेट के ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन, एक भार है, और कहीं ना कहीं वो स्टेट के पावर को क्या कर रहा है, लिमिट कर दे रहा है, स्टेट के पावर को क्या कर दे रहा है, लिमिट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं होती, जो अधिकार आपको मिले उसको संविधान में फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखा जाता, तो स्टेट क्या करती, स्टेट का मन करता है कि अरे इसको हटा दो, आज इसको हटा दिए, तो क्या होता कि स्टेट फिर ऑथोरिटेरियन हो जाती, स्टेट क्या हो जाती, ऑथोरिटेरियन हो जाती, मतलब सत्तावादी हो जाती। इसका मतलब है कि वो सत्ता में रह के कुछ भी कर सकती, जैसे कि हम इसमें भी देखेंगे आगे कि इंदिरा गांधी का जो काल था उसमें इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं ऑथोरिटेरियन अप्रोच को अपनाया था। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे इंदिरा गांधी ने बहुत सारा ऐसा चीजें की जो दिखाता था कि उन्हें सत्ता का पावर उन्हें बहुत प्यारा था, और इसीलिए उससे केस जुड़ा हुआ आएगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो आएगा केशवानंदा भारती केस आएगा, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा केस माना जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप कहानी पढ़ेंगे इंदिरा गांधी का और सुप्रीम कोर्ट का, तो वहां पे इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तर्क था, एक दोनों में मतभेद बहुत हुआ था, उसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। हमारे लिए नेचर ये पता चला कि फंडामेंटल राइट क्या है, ड्यूटीज ऑन द स्टेट है, और ये लिमिटेशन स्टेट के पावर को क्या करता है, लिमिट करता है, उसको कम करता है। ये था मेरा फोर्थ नेचर। अगर हम फिफ्थ नेचर की बात करें तो फंडामेंटल राइट सब जो हमें मिल रहा है, तो क्या इसका मतलब ये कि फंडामेंटल राइट जो मिल रहा है वो हमारे लिए हमेशा रहेगा ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, या कुछ उस पे मतलब कुछ कंडीशन, हर एक कंडीशन में वो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास अवेलेबल रहेगा नहीं। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, मतलब वो जिस प्रकार से हमें दिया गया है वो हमेशा उसी प्रकार में नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सरकार कंडीशंस के हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के अपने मन के हिसाब से, सरकार कंडीशंस के हिसाब से उस फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है, उस पे रिस्ट्रिक्शन लागू कर सकती है, उस पे मतलब उस पे कह सकते हैं कि बोलेगी कि हाँ ये राइट्स इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब दे आर रिस्ट्रिक्टेड, इट मींस स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब स्टेट उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो ये वो कैसा वो रीजन उसका एक होना चाहिए, लॉजिकल रीजन होना चाहिए, प्रॉपर रीजन होना चाहिए। तो अब सवाल आपके मन में आ सकता है कि ये जो रीजन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन तो समझ में आता है कि रिस्ट्रिक्ट कर दे रही है उस फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन ये रीजनेबल वर्ड जो है, ये रीजनेबल वर्ड को कौन जस्टिफाई करेगा? अगर हम सरकार हैं और हम ही बोल रहे हैं कि हम रीजनेबल ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो मैं ही तो नहीं ना बताऊंगा, मैं ही तो जस्टिफाई करने वाला नहीं हो जाऊंगा। अगर मैं कानून बनाता हूं और मैं ही बोलूं कि ये कानून सही है, तो वो कहना गलत होगा। कोई उस कानून का ज्ञाता उस चीज को बताएगा कि हाँ ये रीजन जो आप दे रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने का वो सही है या नहीं। तो हमारे यहाँ कानून का ज्ञाता कौन होता है? जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो बताएगा कि ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं। फिर इसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से हम आर्टिकल 13 में जब आएंगे तो वहां एक कंसेप्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वो है जुडिशियल रिव्यू का, जुडिशियल रिव्यू का, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगला कंसेप्ट वहां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि क्या कैन वी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या हम भारत के संविधान को अमेंड कर सकते हैं, उसमें संशोधन ला सकते हैं? तो ये हम अगले 2 वीडियो में इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केसेस है उसको पढ़ेंगे, और क्या हम संविधान को अमेंड कर सकते हैं, उस पे भी जो सुप्रीम कोर्ट के 4 और 5 इंपॉर्टेंट केसेस हैं और उनके जजमेंट्स, उसको हम पढ़ेंगे। तभी हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा, क्योंकि अदरवाइज आप पॉलिटी में अपना सेल्फ का आंसर नहीं लिख सकते हैं, आपको एक रेफरेंस चाहिए। तो रेफरेंस आपका या तो संविधान होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, या फिर पार्लियामेंट का कोई लॉ होगा। आप कभी ये नहीं लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, ये अगर आप लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पॉलिटी का ज्ञान नहीं है। अगर आप पॉलिटी सही भी लिखते हैं तो भी वो गलत हो जाएगा। अगर आप लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑन द स्टेट, तो ये लाइन गलत है।
अकॉर्डिंग टू मी शब्द होता नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट लॉज, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज गिवन। तो वो बताना पड़ेगा आपको, आप ये नहीं कभी यूज करिएगा पॉलिटी के आंसर में अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, वो समझ जाएगा कि इस बच्चे ने पॉलिटी को पढ़ा नहीं है, सिर्फ पॉलिटी को रटा है। तो ये था हमारा आज का क्लास, और हम अगले वीडियो में मैंने बता दिया आर्टिकल 12 तक आज हम बात की, आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे, फिर आर्टिकल 14 अगर टाइम रहा तो 14 भी स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा राइट टू इक्वालिटी है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।